गुड आफ्टरनून ऑफ यू। हमने पिछली क्लास में रेशियोज चैप्टर से अपना रिवीजन शुरू किया था और हमने स्टार्ट किया था पहले कुछ बेसिक टर्म्स के साथ, जैसे कि शेयर होल्डर फंड्स क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है, करंट एसेट्स, क्विक एसेट्स। और फिर ये सब देखने के बाद हमने अपनी फर्स्ट सेट ऑफ रेशियोज पर डिस्कशन शुरू किया था, लिक्विडिटी रेशियोज या फिर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। उसमें हमने मेनली लिक्विड रेशियो और करंट रेशियो के ऊपर बात की थी और कई सारे रिलेटेड एस्पेक्ट्स रिवाइज किए थे। वो सब करने के बाद फिर मैंने आपको एग्जामिनेशन एमसीक्यूज भी जो उससे रिलेटेड थे वो भी सब रिवाइज करवाए थे और फिर हमने अपनी क्लास को वाइंड अप कर दिया था। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था कि हम क्लास में जो भी रिवीजन नोट्स यूज कर रहे हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे, और अगर अपने आपको आपने व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करवा रखा है, जिसकी डिटेल मैंने आपको पिछली क्लास में दे ही दी थी, तो आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो फिर देर किस बात की, बढ़ते हैं आगे। लिक्विडिटी रेशियोज के बाद जो हमारी नेक्स्ट सेट ऑफ रेशियोज हैं वो है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। और जैसे कि आप देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज के नीचे फर्दर दो सब क्लासिफिकेशन है, कवरेज रेशियोज का और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज का। हम पहले कवरेज रेशियोज पर बात करेंगे और उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज। और ये रेशियोज भी डिस्कस करने से पहले मुझे आपके साथ ना इनकम स्टेटमेंट पर बात करनी पड़ेगी। जैसे हमने देखा अभी लिक्विडिटी रेशियोज करते वक्त कि करंट रेशियो के लिए हमें करंट एसेट्स चाहिए जो कि एक बैलेंस शीट आइटम है, हमें फिर करंट लायबिलिटी चाहिए वो भी एक बैलेंस शीट आइटम है। इसलिए मैंने ना लगे हाथों आपको बैलेंस शीट से रिलेटेड कई सारी टर्म्स पे डिस्कशन करवा दिया। शेयर होल्डर फंड्स के कंपोनेंट कहां पर होते हैं, बैलेंस शीट में। कैपिटल एम्प्लॉयड के कंपोनेंट कहां पर होते हैं, बैलेंस शीट में। ऐसे ही आने वाली रेशियोज में बैलेंस शीट के कंपोनेंट्स तो यूज होंगे ही होंगे, उसके अलावा इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के भी कुछ कंपोनेंट यूज होंगे। तो मैं अब आगे का डिस्कशन करवाऊं, अगली सेट ऑफ रेशियोज में आपके साथ डिस्कस करूं, पहले मुझे जल्दी से आपको इनकम स्टेटमेंट के बारे में कुछ एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो आइए जरा पहले इनकम स्टेटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं कि वो उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। ये रही आपके सामने इनकम स्टेटमेंट। बेसिकली देखें तो ये एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है, लेकिन ये ना एज पर शेड्यूल 3 नहीं है। हम आगे चल के शेड्यूल 3 के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बनाएंगे, जिसकी रूप और शक्ल बिल्कुल ही अलग होगा। ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, लेकिन मॉडिफाइड है एज पर द कन्वीनियंस ऑफ रेशियोज चैप्टर। ठीक है जी, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है सेल्स, और सेल्स के बाद है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इस टॉपिक की सबसे ज्यादा यूज होने वाली टर्म है, तो अभी हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के ऊपर ना थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। आइए जरा पहले उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, जब आपने पहली बार फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी होगी 11th क्लास में, तो आपने वहां पर एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा था। ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्या करते थे, यहां पर लिखते थे आप ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के बाद आप लिखते थे परचेजेस, और परचेजेस के बाद यहां पर लिखते थे आप बाय सेल्स। सेल्स के बाद लिखते थे यहां पर क्लोजिंग स्टॉक, और आप हालांकि एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस करके भी लिखते थे, फिलहाल उसको इग्नोर कर देते हैं, और यहां पर हमारा आ जाता था ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी। ठीक है, मैं फिगर्स के साथ बात करता हूं। मान लीजिए हम ना इस पेन में ट्रेडिंग करते हैं, और ये पेन हम खरीद के लेके आए 10 रुपए के हिसाब से, 10,000 पेन लेके आए। 10,000 पेन लेके आए, 10 रुपए के हिसाब से लेके आए, तो टोटल कितने रुपए के पेन लेके आए आप, 1,00,000 रुपए के। मान लीजिए इसमें से आपने 8,000 पेन बेच लिए। अब ऑफ कोर्स बेचोगे तो कुछ तो प्रॉफिट पर बेचोगे, हमने 10 रुपए की चीज 12 रुपए की बेची। इसका मतलब हमारे जो पेन बिके वो 96,000 के बिके। मान लो पहले से हमारे पास कोई स्टॉक नहीं था। अब आप मुझे बताइए, इस ट्रांजैक्शन पर आपको फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? सर हमें फायदा हुआ है, 8,000 पेन बेचे हैं, 2 रुपए के हिसाब से हर एक यूनिट पर प्रॉफिट हुआ है, 8,000 इंटू 2 16,000 का फायदा हुआ है। लेकिन अगर मैं खर्चे वाली साइड देखता हूं तो 1,00,000 है, इनकम वाली साइड देखता हूं तो 96 है, यहां तो 4,000 का नुकसान दिख रहा है। आप क्या बोलोगे, सर नुकसान क्यों दिखेगा, आप पहले क्लोजिंग स्टॉक तो लिखो। मतलब आप कहोगे सर पहले क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट तो करो आप। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना बच गया, सर 10,000 में से 8,000 बिक गए, 2,000 का क्लोजिंग स्टॉक आपके पास पड़ा है, 2,000 की जो कॉस्ट है वो 20,000 है। अब अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारा आ जाएगा 16,000 का प्रॉफिट। 1,16,000 यहां पर, 1,16,000 यहां पर, और बैलेंसिंग फिगर है 16,000 का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। और आप देख लो 8,000 पेन ही बेचे थे, 2 रुपए के हिसाब से आपको 16,000 का फायदा हो गया। आप जब यहां पर क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट करते हो, जानते हो आप ना एक कॉन्सेप्ट फॉलो करते हो जिसको बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कहता है अगर आप रेवेन्यू 8,000 आइटम का दिखा रहे हो तो खर्चा भी 8,000 आइटम का ही दिखाओ। अगर मान लो मैं यहां पे क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट नहीं करता तो क्या होता उस केस में, आप खर्चा तो 10,000 यूनिट्स का दिखा रहे हो, लेकिन रेवेन्यू 8,000 यूनिट्स का दिखा रहे हो, कहां से प्रॉफिट आएगा भाई? अगर आपने रेवेन्यू 8 का दिखाया है तो खर्चा भी 8 का ही दिखाओ ना। अब वो खर्चा 8 का दिखाने के लिए क्या क्या हो सकता है, एक तरीका तो यह है कि इस 20,000 को यहां क्रेडिट ना करके आप यहीं से माइनस कर दो।
जैसे ही आप यहां से माइनस कर दोगे ये कितना हो जाएगा 80। 80,000 क्या है? 80,000 8,000 यूनिट्स की कॉस्ट है। 8,000 इंटू 10, ये 8,000 यूनिट्स क्या है? ये गुड्स हमने बेचे हैं। इसका मतलब जैसे ही मैं 20 को यहां लिखता हूं तो 80 डेबिट 96 क्रेडिट, 16,000 का फायदा फिर भी आता है। और ये 80,000 को हम टेक्निकली क्या नाम दें? इस 80,000 को हम बोलते हैं दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 8,000 की कॉस्ट निकालना मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स बेचे हैं उनकी कॉस्ट। मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का क्या तरीका है? ओपनिंग स्टॉक फिलहाल क्या नहीं है, अभी मैं फिगर चेंज करके वो करवाऊंगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करते ही क्या आ गया हमारा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहती है भाई ऐसे ना माइनस माइनस करना अलाउड नहीं है, आप क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट ही करके दिखाइए। क्रेडिट करना भी माइनस समान जैसा ही है। भाई आप जरा सोचिए ना, 1 लाख डेबिट करना, 20,000 क्रेडिट करना, आप नेट में कितना डेबिट कर रहे हो? 1 लाख डेबिट करना, 20 क्रेडिट करना, नेट में कितना डेबिट हो गया? 80। तो कहना क्लोजिंग स्टॉक को फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलता है क्रेडिट ही करके दिखाओ। ठीक, अच्छा अब मैं थोड़ी सी फिगर्स को बदलता हूं। मान लीजिए हमारे पास पहले से भी कुछ पेन रखे हुए थे, 2,000 पेन मान लो हमारे पास पहले से भी रखे थे। 2,000 पेन की कॉस्ट हो गई 20,000। ये हम खरीद के लेके आए, 1 लाख के पेन हम खरीद के लेके आए। अब जरा मुझे बताइए टोटल हमारे पास कितने पेन हो गए? सर टोटल हमारे पास 12,000 पेन हो गए, मतलब 1,20,000 का सामान हमारे पास रखा है। मान लो इस बार हमने 11,000 पेन बेच डाले 12 रुपए के हिसाब से ही। 11,000 इंटू 12 करोगे तो मेरे ख्याल से 1,32,000 आना चाहिए। हाँ जी सर 1,32,000 आ रहा है। 1,32,000। मुझे बताओगे इस ट्रांजेक्शन पर प्रॉफिट कितना हुआ? सर 2 रुपए के हिसाब से 11,000 यूनिट पर 22,000 का मुनाफा। 22,000 का मुनाफा, इसका मतलब जीपी 22,000 आना चाहिए। अच्छा हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा? सर 2,000 और 10,000, 12,000 थे, 11 बेच दिए, हमारे पास 1,000 का क्लोजिंग स्टॉक। 1,000 का क्लोजिंग स्टॉक का मतलब हो गया 1,000 इंटू 10, इसकी कॉस्ट है 10,000। अब आप चेक कर लोगे 142 माइनस 1,20 कितना प्रॉफिट आ गया? 22,000। ये ना, तो अभी भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का क्या तरीका? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। ध्यान से, ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस जोड़ते ही क्या होता है? ये वो सामान है जो हमारे पास रखा है। 12,000 का सामान हमारे पास रखा है, 12,000 यूनिट्स का सामान रखा है। क्या हमने 12,000 बेच लिए? नहीं। कितने बेचे हैं? 11,000। तो हमें कॉस्ट भी कितने की चाहिए? 11,000 की। तो 10,000 की, 1,000 की कॉस्ट को माइनस कर दो। तो 12,000 में से 1,000 की कॉस्ट को माइनस कर देंगे, मतलब 11,000 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी है? 1,10,000। 1,10,000 के आइटम को आपने 1,32 बार बेचा है, मतलब कितने का फायदा हुआ? 22,000 का फायदा हुआ। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का क्या तरीका होता है? हम बेसिकली मैचिंग कॉन्सेप्ट लगाते हैं यहाँ पर एक्चुअली में देखिएगा आप तो हो क्या रहा है, आप यहाँ पर कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का एक तरीका है कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग करो। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग स्टॉक और परचेज हमारे पास थे, क्लोजिंग हमारे पास बच गया, माइनस कर दो तो ये उन यूनिट्स की कॉस्ट आ जाएगी जो बेचे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर नेट में देखोगे, ये नेट में कितना डेबिट हो रहा है? नेट में डेबिट हो रहा है 1,10 और क्रेडिट कितना हो रहा है? 1,32। डिफरेंस इज व्हाट? 22,000। 22,000 क्या है हमारा? ग्रॉस प्रॉफिट। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी एक तरीका निकालने का है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। और एक और तरीका निकालने का क्या है? एक तरीका और है, ये सेल्स के अंदर मुझे बताओ क्या प्रॉफिट है? हाँ जी प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है? सर 11,000 इंटू 2, 22,000 का प्रॉफिट है। 22,000 का प्रॉफिट अगर निकाल देते हैं तो बचा हुआ क्या होगा? कॉस्ट। 1,32 में से अगर मैं 22,000 के प्रॉफिट को माइनस कर देता हूं, मतलब इस 1,32 में से, देखो रेड कलर कहां का जा रहा है, अगर हम इस 1,32 में से इस 22 को माइनस कर देते हैं तब भी तो क्या आएगा? 1,10। मतलब हमारे पास दो तरीके हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, और दूसरा तरीका क्या है? सेल्स माइनस जीपी। ये भी हमें क्या देगा? भाई सेल्स के अंदर क्या है? सेल्स के अंदर हमारी कॉस्ट भी है 10 रुपए भी है और हमारा जीपी भी है 2 रुपए भी है। तो अगर मैं 10 रुपए माइनस कर दूंगा तो 2 रुपए माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा? कॉस्ट बचेगी। ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आइए जरा बात कर लेते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे तो हमने एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी जोड़ दिया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस बेसिकली क्या है? देखो आपने जो सामान मंगवाया था, हमने ये पेन मंगवाए थे, अब ये उड़ के तो आए नहीं होंगे, जरूर इसको मंगवाने के लिए हमने कुछ फ्रेट पे खर्चा किया होगा, ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा किया होगा, वही बेसिकली डायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जाम्पल है। तो आप अगर यहां देखें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के आपको दो तरीके दिखेंगे। एक तरीका तो ये रहा कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है सेल्स में से आप जीपी को माइनस कर दीजिए।
तो दो तरीके से, एक ग्रीन कलर से मार्क कर दिया, एक रेड कलर से। सेल्स में से जीपी को माइनस करो, या फिर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारा क्या निकालने के तरीके हैं, ये हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के तरीके हैं। तो हम यहां पर अगर देखें, हमने सबसे पहले मेंशन किया सेल्स, सेल्स में से माइनस किया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और हमारा क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। अच्छा, अब आपने किसी किराने की दुकान को देखा है? किराने की दुकान क्योंकि आप आसपास देखते हैं, उसके पास जो है कौन कौन से खर्चे हो रहे होते हैं? सर, एक खर्चा तो हो रहा होता है जो उसने अपने यहां पर सामान रखा हुआ होता है, वो सामान पहले खरीद के लेके आता है। नहीं, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हिस्सा बनेगा। भाई परचेजेस है ना, उसमें से जो बच जाएगा वो माइनस कर देगा, जो बिक जाएगा वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हिस्सा बनेगा। लेकिन उसके अलावा वो और भी तो कई सारे खर्चे करता है। कैसे खर्चे? हो सकता है वो दुकान किराए की हो सकता है वहां उसने लड़के रख रखे हो हेल्प वगैरह के लिए, वहां पे पानी का बिल, बिजली का बिल, पता नहीं कितने और अनगिनत खर्चे होंगे। वो सारे के सारे जो खर्चे हैं वो खर्चे आएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। अब अपना 11th क्लास का ट्रेडिंग अकाउंट याद करो। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट देखते थे तो वहां पर गिनती के दो ही खर्चे दिखते थे आपको, या तो परचेजेस या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और बाकी सारे खर्चे, सैलरीज और रेंट वगैरह, पता नहीं कितने और खर्चे, सारे के सारे कहां आते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चे आते थे ना, वो बेसिकली यहां पर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, यहां पर हम कौन से खर्चे लिखेंगे? यहां हम लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एक्सपेंसेस। देखो, ये एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंसेस ना काफी वाइड टर्म है, बड़े सारे इसमें खर्चे आ जाते हैं। बिजली का बिल, पानी का बिल, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लीगल चार्जेस, एडवर्टाइजिंग, सेल्समैन की सैलरी, और बहुत सारे खर्चे आ जाते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, कुछ एक आध एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव में हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं सैलरी का, और सेलिंग एक्सपेंसेस में हम लिख लेते हैं एडवर्टाइजिंग का। आपके सामने ना क्राइटेरिया एक ही है। अगर हम मान लीजिए जो गुड्स खरीद के लेके आए हैं, जो परचेजेस हमने करी हैं, और उससे रिलेटेड कोई अगर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पे किया, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस पे किया है, तो वो हमारे लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हिस्सा बनते हैं। और उसके अलावा अगर हम कोई और बिजनेस का खर्चा कर रहे हैं तो वो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है। और जैसे ही हम ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर लेते हैं तो हमारा जो आता है उसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। और उसके बाद आप देख रहे हैं कुछ नॉन ऑपरेटिंग डिस्कशन शुरू हो गया। इसका मतलब जो हमने अभी तक डिस्कशन किया वो सब ऑपरेटिंग के कॉन्टेक्स्ट में था, और अब जो हम डिस्कशन करेंगे वो नॉन ऑपरेटिंग है। तो पहले हम ये फर्क समझ लेते हैं कि ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग में फर्क क्या होता है। अब जरा ध्यान से सोचें, एक जूता बनाने वाली कंपनी से बाटा शूज या लिबर्टी, अगर वो जूता बेचेगी तो उससे जो रेवेन्यू आएगा उसके लिए वो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है। एक दवाई बनाने वाली कंपनी जब दवाइयां बेचती है और उससे जो रेवेन्यू आता है उसके लिए वो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है। ऐसे ही टाटा मोटर्स जब गाड़ियां बेचती है तो रेवेन्यू आता है तो उसके लिए वो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है। इस ऑपरेटिंग रेवेन्यू को हम एक नाम और जानते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये टर्म यूज होती है शेड्यूल 3 जब हम पढ़ेंगे वहां पर। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बेसिकली ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो है सेल्स का ही दूसरा नाम है। मतलब जो हमने अभी इनकम स्टेटमेंट यहां बनाई है, जो ये सेल लिखा है ना, ये सेल बेसिकली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब हमारा जिस चीज का बिजनेस है उससे रेवेन्यू आए तो उसको हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या फिर ऑपरेटिंग रेवेन्यू बोलते हैं, और नॉर्मल लैंग्वेज में सेल्स बोल देते हैं। लेकिन रेवेन्यू तो और भी तरीकों से आ सकती है। मैंने जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम लिए, उन कंपनी की बैलेंस शीट देखोगे तो उनकी बैलेंस शीट में कई सारी इन्वेस्टमेंट्स होंगी, और अगर हम इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो रिटर्न भी आएगा इंटरेस्ट का या डिविडेंड का। उन कंपनी की बैलेंस शीट में इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स या लोन हो सकते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो फिर से कुछ ना कुछ इंटरेस्ट इनकम या डिविडेंड इनकम आएगी। एक दवाई बनाने वाली कंपनी को अगर इंटरेस्ट इनकम मिलती है तो इंटरेस्ट रिसीव करना उसका बिजनेस तो है नहीं, तो उसके लिए वो इनकम कौन सी होगी? उसके लिए वो इनकम नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी। मतलब अगर हमारे बिजनेस से आई तो ऑपरेटिंग, अगर बिजनेस से नहीं आई तो नॉन ऑपरेटिंग। हमारे लिए फीस का रिसीव होना ऑपरेटिंग इनकम। लेकिन मान लो हमारे यहां पर कोई एसी खराब हो गया और एसी हमने 15,000 का 17,000 में बेच दिया। हमारी बुक्स में 15,000 की WDV थी, 17 में बेच दिया। 2,000 का जो प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू है। और कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। मान लो एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से सैमसंग का डिजाइन कॉपी कर लिया किसी और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने, से वन प्लस ने। अब डिजाइन कॉपी कर लिया, अब डिजाइन कॉपी होगा तो वो केस कर देंगे, केस करेंगे तो उसके बाद क्या होगा?
हो सकता है वो केस जीत जाएं, और केस जीतेंगे तो कंपनसेशन रिसीव होगा। तो जिसको कंपनसेशन रिसीव हुआ उसका केस करने का बिजनेस नहीं है, उसके लिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। और जिसने पे किया उसके लिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। जो मैंने कहा था एसी बेचा है, एसी बेचने पर जरूर थोड़ी फायदा हो, नुकसान भी हो सकता है। मेरी बुक्स में 15,000 में कैरी हो रहा है लेकिन 13,000 का बेच दिया, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट तो हमारे लिए नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू होगा, ऐसे ही लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हमारे लिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो जाएगा। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के और भी कई एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि फायर लग गई, फायर से नुकसान हो गया, फायर लगने की वजह से नुकसान हो गया, हमारा आग लगाने का काम तो है नहीं, तो ये हमारे लिए क्या होगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। हमने कंपनसेशन पे किया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कोई फिक्स्ड एसेट के सेल पर लॉस हो गया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ये हमारा, आप समझिए बस ये कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड खर्चे हैं। भाई अगर हम वर्कर्स को सैलरी पे कर रहे हैं तो उनसे काम करवा रहे हैं, तो वो हमारे लिए ऑपरेटिंग खर्चा है। हम बिजली का बिल पे कर रहे हैं, ऑपरेटिंग खर्चा है। तो अगर हमारे बिजनेस से रिलेटेड खर्चे हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बिजनेस से रिलेटेड खर्चे नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बिजनेस से रिलेटेड रेवेन्यू है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू जिसको हम सेल्स बोलते हैं, और बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नॉन ऑपरेटिंग गेन्स भी हम बोल देते हैं। ठीक है, तो नॉन ऑपरेटिंग के भी एग्जाम्पल लिख लीजिए। इसका एग्जाम्पल लिखिए, इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव्ड। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, कंपनसेशन पेड, लॉस ड्यू टू फायर। देखो अभी तक हमने जो इनकम स्टेटमेंट लिखी है ना, आप देखोगे हमने ना यहाँ पर रेवेन्यू दो तरह की लिखी है। एक जो हमारे बिजनेस से आती है जिसको हम सेल्स बोल रहे हैं, और दूसरी रेवेन्यू वो जो कि हमारी सीधा बिजनेस से नहीं आई लेकिन हमारी रेवेन्यू तो है ही, उसको नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोल रहे हैं। खर्चे ना हमने तीन तरह के लिखे हैं। पहला खर्चा जानते हो कौन सा लिखा हमने? पहला खर्चा लिखा हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये रहा। दूसरा खर्चा हमने लिखा है ऑपरेटिंग एक्सपेंस के नाम का, और तीसरा खर्चा हम कौन सा लिख रहे हैं? नॉन ऑपरेटिंग। अब खर्चे तीन लिखे हैं, लेकिन जो इसमें पहले दो खर्चे हैं ना वो ऑपरेटिंग नेचर के तो हैं। आप मुझे बताइए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या आता है कि जो सामान आप बेच रहे हो, हम पेन बेच रहे थे तो पेन खरीद के लेके आए थे, तो मुझे बताओ पेन को खरीद के लेके आना क्या ये हमारे बिजनेस के खर्चे का हिस्सा नहीं है? हाँ है, हमारा ऑपरेटिंग खर्चा ये। लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए ना हम ऑपरेटिंग वर्ड यूज नहीं करते, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि वो एक डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी एक ऑपरेटिंग खर्चा होता है, डायरेक्ट नेचर का होता है। और जिसको हम ऑपरेटिंग खर्चा बोल रहे हैं, मतलब जिसको हम यहां पर ऑपरेटिंग खर्चा बोल रहे हैं, वो एक इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग खर्चा है। खर्चा ये भी ऑपरेटिंग है लेकिन इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग खर्चा है। लेकिन बोलचाल में, नॉर्मल बोलचाल में हम डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस ना बोल के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं, और इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस ना बोल के सिंपली ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलते हैं। और नॉन ऑपरेटिंग के आगे तो नॉन ऑपरेटिंग वर्ड हमें लगाना ही चाहिए। तो देखा जाए दो तरह की रेवेन्यू कंसीडर करी अभी तक, सेल्स मतलब ऑपरेटिंग रेवेन्यू, और नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और तीन तरह के खर्चे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑपरेटिंग खर्चा, ये दोनों ऑपरेटिंग नेचर के ही हैं, और तीसरा नॉन ऑपरेटिंग खर्चा। ये सब करने के बाद अब जो हमारा रेसिडुअल फिगर बच गया, मतलब हमने पूरा बिजनेस वगैरह कर लिया, नॉन बिजनेस इनकम, बिजनेस इनकम सारी कंसीडर कर ली, अब हमारे पास कुछ प्रॉफिट है। अब ये प्रॉफिट लेके हम किसके पास जाएं? उन लोगों के पास जिन्होंने हमें बिजनेस चलाने के लिए पैसा दिया था। हमें बिजनेस चलाने के लिए पैसा किन लोगों ने दिया था? हमें बिजनेस चलाने के लिए पैसा, सर लंबे समय के लिए बिजनेस चलाने के लिए पैसा दिया था एक तो शेयर होल्डर्स ने, शेयर होल्डर का मतलब हो गया इक्विटी और प्रेफरेंस, और बाहर वालों ने लॉन्ग टर्म प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस। तीन लोगों ने पैसा दिया, इक्विटी, प्रेफरेंस और लॉन्ग टर्म प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस। इसका मतलब ये पैसा हम अब लेके जा रहे हैं इन तीन लोगों के पास। लेकिन बीच में सरकार भी खड़ी हो गई, सरकार कहती है हमें भी चाहिए, भाई हमें भी देश चलाना है। इसका मतलब सरकार बोलेगी हमें भी टैक्स चाहिए, तुम थोड़ी रखोगे सब कुछ, थोड़ा हमें भी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ईबीआईटी है, मतलब अभी तो हमने डिस्कस किया अभी तक, जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आया, ये प्रॉफिट जो है ये बेसिकली चार लोगों में बटेगा। चार लोगों में से तीन लोग तो इन्वेस्टर ही हैं। इन्वेस्टर कौन कौन? एक तो हमारे हो गए इक्विटी शेयर होल्डर, दूसरे हो गए प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये दोनों मिला के क्या हो गया? शेयर होल्डर फंड्स। और तीसरा कौन? लॉन्ग टर्म प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस। लॉन्ग टर्म प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस मान लो डिवेंचर होल्डर, एक हमारे हो गए डिवेंचर होल्डर। और फिर सरकार कहती है हमें भी देश लाना, मतलब हमें सरकार को भी देना है। इन चार लोगों में ये बढ़ जाएगा, मतलब ईबीआईटी चार लोगों का प्रॉफिट है। अब पहले हम किसको देंगे? इसमें से सबसे पहले हम दे देंगे लॉन्ग टर्म प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस को, मतलब बाहर वालों को। उनका ब्याज दे देंगे, और ब्याज देते ही जो बचेगा उसको बोलेंगे अर्निंग बिफोर टैक्स। और अर्निंग बिफोर टैक्स जो है
वो 3 लोगों का प्रॉफिट है। 3 लोग कौन कौन? एक तो मालिक लोग, मालिक में कौन कौन? इक्विटी प्रेफरेंस और सरकार। और सरकार क्या बोलेगी? भाई अगर मालिक हो, तुम्हें पहले बांटने दिया तो तुम तो सारा डिविडेंड बंटवा लोगे, इसलिए तुमसे पहले हमें चाहिए। मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स में सबसे पहला हिस्सा किसके पास जाएगा? सरकार के पास। भाई सरकार को भी देश चलाना है, तो सरकार अपना टैक्स वसूलेगी और उसके बाद जो बचेगा वो बचेगा 2 लोगों के लिए, मतलब इक्विटी और प्रेफरेंस। ये हो गया मालिकों के लिए। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स 2 लोगों का प्रॉफिट है, इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। और इसमें भी आप जानते हो प्रेफरेंस वाले तो नाम के ही मालिक हैं। प्रेफरेंस वालों को सिर्फ एक फिक्स डिविडेंड देंगे और उनको भी रफा दफा करेंगे, और जैसे ही प्रेफरेंस वालों का भी डिविडेंड पे हो जाएगा और बचा हुआ जो प्रॉफिट है वो सब का सब इक्विटी वालों का है। और इसको हम शॉर्ट में EAE भी बोल देते हैं, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। लेकिन ध्यान रखें, ये जो हमारी अर्निंग होगी इक्विटी वालों की, ऐसा नहीं कि सारा का सारा इक्विटी वालों को दे देंगे। मैनेजमेंट बोलेगी भाई हमें भी तो बिजनेस को बढ़ाना है, सारा तुम्हारे हाथ में दे देंगे तो बिजनेस को एक्सपैंड कैसे करेंगे? हर एक बिजनेस चाहता है कि वो ग्रो करे। ग्रो करने का मतलब क्या है कि मान लो अभी हमारे 4 मॉल हैं तो हमें लगता है 2 मॉल और खोलें, हमारी 10 दुकानें हैं तो हमें लगता है कि 5 दुकानें और होनी चाहिए, हमारे इतने स्टोर्स हैं हम और स्टोर्स बढ़ाना चाहते हैं, अभी हम दिल्ली में काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारी प्रेजेंस और भी दिल्ली की और भी स्टेट्स में हो। इंडिया पूरा कवर कर लिया, एशिया जाएंगे, एशिया पूरा कवर कर लिया, अब वर्ल्ड में अपना बिजनेस को बढ़ाएंगे। मतलब ये हर एक बिजनेस चाहता है कि हम अपने बिजनेस को बढ़ाएं, और बढ़ाने के लिए चाहिए पैसा, और अपने खुद के कमाए हुए पैसे से बेहतर कौन सा पैसा? नहीं। और हम इक्विटी वाले को क्या समझाते हैं? देखो भाई हमने 35% का रिटर्न ऑन इक्विटी कमाया है, तुम्हारे हाथ में अगर ये पैसा दे देंगे और तुम कहीं भी लगा लो 35% नहीं कमा पाओगे, हमारे हाथ में ही रहने दो, हम तुम्हें 35% कमा के तुम्हें ही देंगे, तुम्हें ही तुम्हारा पैसा वापस करेंगे। इसका मतलब ये कि हम इक्विटी वालों को बोलते हैं सारा मत लेके जाओ, थोड़ा हमारे पास छोड़ दो। मतलब ये कि अगर हमने मान लो 100 करोड़ कमाए हैं, 20 करोड़ रुपए हमने इक्विटी वालों को डिविडेंड के नाम के दे भी दिए, 80 करोड़ रुपए हमारे पास रह जाते हैं। और ये 80 करोड़ क्या है? इसको हम बोल देते हैं सरप्लस, और इसका एक नाम और भी है, रिटेन्ड अर्निंग्स। ये वो अर्निंग है जो हमने रिटेन कर ली, ठीक है जी। और यही फिगर जो है बैलेंस शीट में ट्रांसफर होती है। तो हमारी इनकम स्टेटमेंट को फटाफट से जल्दी से सम अप करो, क्या क्या? सबसे पहले सेल्स, सेल्स में से माइनस किया COGS, ग्रॉस प्रॉफिट आया, ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस किया ऑपरेटिंग खर्चे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस आया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। 4 लोगों का प्रॉफिट। 4 लोग कौन कौन से? लॉन्ग टर्म प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस, मालिक में इक्विटी प्रेफरेंस और सरकार। पहले बाहर वालों का इंटरेस्ट पे कर दिया, इंटरेस्ट पे करते ही 3 लोगों का बचा अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर सरकार को दे दिया, उसके बाद अर्निंग आफ्टर टैक्स 2 लोगों का बचा, प्रेफरेंस वालों को दे दिया, उसके बाद बचा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ये अकेले इक्विटी वालों का है। और इस इक्विटी वालों को भी सारा नहीं देते, इसमें से हम कुछ डिविडेंड देंगे और कुछ रोक लेंगे, कुछ डिस्ट्रीब्यूट कुछ रिटेन। जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्विटी डिविडेंड, जो रिटेन कर लिया वो रिटेन्ड अर्निंग्स, या फिर उसे सरप्लस बोल देंगे। डन। अब हम अपनी अगली रेशियोज की तरफ बढ़ सकते हैं। आइए जरा हम अपनी रेशियो डिस्कस करें, कवरेज रेशियोज। कवरेज रेशियोज आता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज के अंडर। हमने पहली वाली कैटेगरी कौन सी पढ़ी थी? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में हमने पढ़ा था करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो। वो जो रेशियो थी ना, उसके लिए पता है कौन लोग इंटरेस्टेड थे? वो लोग जिन्होंने हमें कम समय के लिए उधार दिया या पैसे दिए हैं। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ने हमें 2 महीने का उधार दिया है, तो वो क्या चाहेंगे हमसे? वो देखेंगे अच्छा इसकी करंट रेशियो 3:1 है, 3:1 का करंट रेशियो देखते ही वो सेटिस्फैक्टरी फील करते हैं, उनको लगता है चलो ठीक है, इस कंपनी के पास हर 1 रुपए की करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए 3 रुपए की करंट एसेट है, तो हमारा डिफॉल्ट नहीं करेंगे, हमें टाइमली पे कर देंगे। मतलब ये कि ऐसे लोग जिन्होंने हमें कम समय के लिए उधार दिया है, या फिर बैंक ने मान लीजिए हमें शॉर्ट टर्म लोन दिया है, वर्किंग कैपिटल लोन दिया है, तो वो हमारी करंट रेशियो और क्विक रेशियो में इंटरेस्टेड होंगे। यहां पर उल्टा है, यहां पर वो लोग इंटरेस्टेड हैं जिन्होंने हमें लंबे समय के लिए पैसा दिया है, इसलिए नाम क्या है? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। लंबे समय के लिए, मान लो 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, या फिर ऐसे लोग जो हमसे पैसे कभी वापस मांगेंगे नहीं। कौन? इक्विटी शेयर होल्डर। वो लोग इन रेशियोज में इंटरेस्टेड हैं। और इसमें पहली कैटेगरी हम कौन सी पढ़ रहे हैं? कवरेज रेशियोज। अब कवरेज रेशियोज क्या है, मैं इनको ना पहले आपको एक ट्रिक बता दूंगा। देखो कई सारी रेशियोज हमें पढ़नी है, तो आपको एक ट्रिक पता होगी तो याद रखने में आसानी होगी। तो मैं करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो में तो कोई ट्रिक क्यों नहीं बताई, क्योंकि वो ऐसी रेशियो है बचपन से ही याद रहती है, हमने 12th क्लास में इतने अच्छे से पढ़ रखे, तो वहां पे तो कोई ट्रिक की जरूरत थी नहीं। लेकिन यहां पर या आने वाली रेशियोज में हम एक ट्रिक का भी सहारा लेंगे ताकि दिमाग में बात बैठ जाए। फॉर एग्जांपल यहां पर हमने 4 तरह की रेशियोज लिखी है, 4 तरह की रेशियोज यहां पे दिख रही है। पहले मैं बात करूंगा फर्स्ट 3 रेशियोज की, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो और इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो। पहले जरा देखिए सामने, प्लीज पेन छोड़ दीजिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो,
हमने अभी अभी इनकम स्टेटमेंट देखी ऊपर। अब इनकम स्टेटमेंट क्यों कराई थी? क्योंकि वो यूज होनी है। आप मुझे बताइए पहली रेशियो कौन सी देख रहे हैं? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट इस इनकम स्टेटमेंट में कहां पर आता है? सर ये रहा। इसके ऊपर क्या है? ईबीआईटी। बस बन गया फॉर्मूला, ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट, ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। पहले ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है ना? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इस इनकम स्टेटमेंट में कहां पर आता है? सर ईबीआईटी के नीचे आता है। इसका मतलब फॉर्मूला क्या बन गया? ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। अगली कौन सी है? प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। इस इनकम स्टेटमेंट में प्रेफरेंस डिविडेंड कहां पे आता है? सर पैट के बाद आता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स के बाद आता है। इसका मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स और पैट एक ही बात है ना? ईएटी बोलो या पीएटी बोलो, अर्निंग या प्रॉफिट एक ही बात है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो ये देख लो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन पीडी। मतलब ये कि आपको ये देखना है कि जिस चीज की भी कवरेज रेशियो निकाल रहे हो वो इनकम स्टेटमेंट में कहां फॉल कर रही है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इनकम स्टेटमेंट में कहां फॉल कर रही है? ईबीआईटी के नीचे। फॉर्मूला क्या बन गया? ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो निकालने के लिए प्रेफरेंस डिविडेंड कहां फॉल कर रहा है? ईएटी के नीचे, तो ईएटी अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड। इक्विटी डिविडेंड कहां फॉल कर रहा है? ये रहा, किसके नीचे है? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो ईएई अपॉन इक्विटी डिविडेंड। मतलब ये कि फॉर्मूला याद रखने के लिए कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। आपको इनकम स्टेटमेंट दिमाग में होगी और वो तो होनी ही चाहिए, बहुत यूज होती है। तो इनकम स्टेटमेंट दिमाग में होगी तो इसका फॉर्मूला अपने आप डिवाइस हो जाएगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के लिए इंटरेस्ट कहां पे आता है? ईबीआईटी के नीचे, तो ईबीआईटी इंटरेस्ट के लिए कवर है, ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो कहां से पे करते हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड। इक्विटी डिविडेंड कहां से पे करते हैं? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स है, तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय इक्विटी डिविडेंड। ये हो गया याद रखने का तरीका। एक चौथी रेशियो के बारे में बात अभी करूंगा, पहले फर्स्ट थ्री रेशियोज पे बात करते हैं। अब करते हैं बात लॉजिकल एक्सप्लेनेशन पर कि इन सबका लॉजिक क्या है। आइए जरा लॉजिक समझने की कोशिश करें। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला हमने देखा क्या? ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट, ठीक है जी। मान लीजिए एक कंपनी है जिसका ईबीआईटी 500 करोड़ का है और उसने इतना उधार ले रखा है कि उसका ब्याज मात्र 10 करोड़ जाता है। तो ये कितना आएगा? सर ये आ जाएगा 50। ये जनरली टाइम्स में होती है, 50 टाइम्स। इस 50 टाइम्स का मतलब समझते हो क्या है? कि हम हर 1 रुपए का ब्याज देने के लिए 50 रुपए का ईबीआईटी कमाते हैं। मतलब आप देखिए 10 रुपए का ब्याज पे करते हो तो 500 रुपए का ईबीआईटी है, तो हमने 1 रुपए के टर्म्स में निकाल लिया कि अगर हमारा ब्याज का खर्चा 1 रुपए का है तो उसके लिए 50 गुना हमारी कमाई है। एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए हमारी 500 करोड़ की ईबीआईटी है, सेम कंपनी है, बिल्कुल सेम क्लास, कोई दिक्कत नहीं, सेम बिल्कुल हर एक तरीके से सेम है, इस कंपनी जैसी है, लेकिन इसका उधार बहुत ज्यादा है। और इसका उधार कितने का है? इसका उधार इतना ज्यादा है कि ब्याज उसका 50 करोड़ रुपए बनता है। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10 टाइम्स। 10 टाइम्स का क्या मतलब है? कि ये कंपनी जो है ना हर 1 रुपए का ब्याज देने के लिए 10 रुपए की कमाई करती है। इसी 10 रुपए में से 1 रुपए का ब्याज दे देगी और बचा हुआ अपने पास रखेगी। ये वाली कंपनी 50 रुपए कमाती है, उसको सिर्फ 1 रुपए का ब्याज देना है। तो इसका मतलब देखा जाए तो दूसरी वाली कंपनी का उधार थोड़ा सा बढ़ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और कंपनी है, इसका उधार तो बहुत ही ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि 250 करोड़ रुपए का ब्याज देना पड़ता है। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स का मतलब हो गया हर 1 रुपए के ब्याज के लिए 2 रुपए की कमाई करते हैं। अब आप मुझे बताइए ये तीनों की तीनों कंपनियां अगर बैंक के पास जाती हैं लोन मांगने के लिए, बैंक इन तीनों में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल कहां फील करेगा लोन देते वक्त? सर सबसे ज्यादा कंफर्टेबल तो इसके साथ फील करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी कमाई ब्याज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा है। बैंक को दिमाग में रहेगा अरे मान लो कल को भगवान ना करे पर कोविड जैसा वक्त अगर फिर से आया और मान लो इनकी इनकम हाफ भी हो गई ना, या हाफ भी कहूं मैं पहली वाली की तो कहूं 90% भी हो गई, अगर 90% भी कम हो गई तो कितना हो जाएगा? 500 का 90% कम मतलब 50 करोड़ रह जाएगा। 50 करोड़ और 10 करोड़ का ब्याज है, इसका मतलब स्टिल इसके पास 5 टाइम्स का कवर होगा। और इस वाले की इनकम अगर आधी भी हो गई ना सब कुछ खराब हो जाएगा, बिल्कुल कट टू कट पैसा बचेगा। 250 करोड़ हो जाएगा तो 250 करोड़ का ही ब्याज है, और अगर गलती से 200 करोड़ तक इनकम पहुंच गई तो ब्याज देने में भी दिक्कत आ जाएगी। इसका मतलब बैंक सबसे ज्यादा कंफर्टेबल कहां फील करेगा? बैंक सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करेगा जहां पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हाई है, इंटरेस्ट को कवर करने के लिए जो हमारी इनकम है वो हाई है। अब आप मुझे बताइए इन तीनों में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो किसका है? सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इस कंपनी का है, हाई। और सबसे कम किसका है? सबसे कम है इसका, लो। क्या बात समझ में आती है? हाँ सर। अब आप मुझे बताइए हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का क्या मतलब है? कि हमारी कमाई हमारे ब्याज के मुकाबले में बहुत ज्यादा है।
इसका मतलब हमारा ब्याज बहुत कम है। पहले वाले केस में ब्याज बहुत कम है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हाई होने का मतलब यह है कि हमारी कमाई ब्याज के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। मतलब ये कि हमने जो है, क्योंकि ब्याज कम है, इसका मतलब हम कह सकते हैं यहां पर डेट जो है वो लो है, लो डेट है, और यहां पर डेट जो है वो हाई डेट है। यहां लो डेट है, वो यहां हाई डेट है। मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर हाई होता है, इसका मतलब हमारा ब्याज कम है। ब्याज कम होने का क्या मतलब है? आपकी उधारी कम है। उधारी कम है, इसका मतलब लो डेट है। और अगर हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत ही कम है, इसका मतलब हम जितना कमाते हैं ऑलमोस्ट सब कुछ ब्याज देने में लग जाता है। अगर जितना कमाते हैं सब ब्याज देने में लग जाता है, मतलब हमने उधारी बहुत ज्यादा चढ़ा रखी है सर पे। इसका मतलब अगर हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है, दैट मीन्स हम हाई डेट यूज कर रहे हैं, डेट बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब जैसे मैंने पहली बात बोली, बैंक के पास जाएंगे, बैंक क्या करेगा? बैंक तीनों में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल कहां फील करेगा? पहली वाली कंपनी को लोन देते वक्त। तो बैंक ने भी कोई बेंचमार्क बना रखा होगा। हमारे स्टडी मैट के हिसाब से जो बैंक का बेंचमार्क है वो है 7:1 का। इसका मतलब ये, जैसे करंट रेशियो प्रेफर्ड बाय बैंक्स ना आइडियल 1.33:1, ऐसे ही इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी एक आइडियल है। कितना है? 7:1। एग्जामिनेशन एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वन लाइनर है ये। 7:1 इज द आइडियल रेशियो, आइडियल इंटरेस्ट कवरेज रेशियो प्रेफर्ड बाय बैंक्स। ये आपको याद रखनी है। फिर हमने क्या बात बोली? हमने कहा अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो होता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर लो होता है, इसका मतलब डेट बहुत ज्यादा होता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हाई होता है, इसका मतलब डेट लो होता है। पीछे देखो हमने क्या बोला? हमने कहा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर हाई है तो हमारा डेट, किसका मतलब क्या है? लो है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हाई होने का मतलब ब्याज कम है, ब्याज कम है मतलब डेट भी कम है, और डेट अगर कम है तो हम बोलेंगे कंजर्वेटिव है। हम कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव का मतलब समझदार है, प्रूडेंट है। आपने अपने घर के आसपास या अपने आसपास में किसी को देखा हो जो बड़ा समझदार किस्म का इंसान होगा, उसके पास देखोगे उधारी नहीं होगी, लोन उसने बहुत कम से कम ले रखे होंगे। इसका मतलब वो कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो करता है। और स्टॉक मार्केट की दुनिया भर की कंपनियां उठा के देखो, बेहतरीन कंपनियां वही हैं जिनका उधारी कम है। इसका मतलब ये कि हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारा डेट कम है, डेट कम होने का मतलब वी आर कंजर्वेटिव इन डीलिंग विद डेट। हम कंजर्वेटिव में डेट लेने में हम ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते डेट लेने में। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो होने का मतलब ब्याज बहुत ज्यादा होगा तभी तो लो है। इसका मतलब ये कि हम डेट बहुत ज्यादा ले रखा है। डेट बहुत ज्यादा लेने को हम बोल देते हैं हम एग्रेसिव है। एग्रेसिव मतलब आर पार में बिलीव रखते हैं। अगर तो पार हो गए फिर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कहीं थोड़ी सी भी दिक्कत आ गई ना तो बिजनेस को डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ज्यादा डेट मतलब बिजनेस बंद करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। फ्यूचर ग्रुप एक बड़ा एग्जांपल है। फ्यूचर ग्रुप मतलब जिनका बिग बाजार था, किशोर बियानी जिसके ओनर थे। मैं कहने का मतलब ये हुआ कि हम अगर यहाँ पूरा डिस्कशन को कंसिडर करें, नाम देखिए क्या है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट को कवर करने के लिए हम कितना अर्न कर रहे हैं, इंटरेस्ट को कवर करने के लिए कितना अर्न कर रहे हैं। अगर इंटरेस्ट को कवर करने के लिए ज्यादा अर्न कर रहे हैं, बहुत ज्यादा है हमारा, इसका मतलब हमारा डेट कम होगा। डेट कम है मतलब वी आर कंजर्वेटिव। अगर हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम है, दैट मींस हमारा ब्याज बहुत ज्यादा है। जैसे देखा वहां पे 2 टाइम्स था तो ब्याज 250 करोड़ का था, ब्याज बहुत ज्यादा था। ब्याज ज्यादा कब होगा? जब लोन ज्यादा होगा। इसका मतलब वहां पर हम बोलेंगे हम एग्रेसिव है, उधारी लेने में बहुत विश्वास रखते हैं। आजकल अब देखोगे अदानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप, ये बड़े एग्रेसिव है। इनकी बैलेंस शीट बड़े, माना कि ये सब रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में जा रहे हैं, लेकिन उधारी देखोगे तो काम जाओगे, बहुत ज्यादा उधारी है इनकी बैलेंस शीट में। तो वो एग्रेसिव बहुत ज्यादा है। और अगर हम एशियन पेंट्स की बात करें, मारुति की बात करें, ये कंजर्वेटिव है। इनके यहां देखोगे डेट आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। आइडियल इंटरेस्ट कवरेज रेशियो प्रेफर्ड बाय बैंक्स एज पर आवर स्टडी मटेरियल, हमारे स्टडी मैट के अकॉर्डिंगली इट इज 7:1, परफेक्ट वन लाइनर फॉर एमसीक्यू। ठीक है, अच्छा, अब क्या इसी कॉन्सेप्ट पर आप प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो का लॉजिक नहीं बना सकते? क्या इसी कॉन्सेप्ट पर इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो का फॉर्मूला नहीं बना सकते? अगर मान लो मैं यहां पर फॉर्मूला चेंज कर दूं, जैसे यहां पर मैं कहूं कि नहीं, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, पीडी कवरेज रेशियो, पीडी कवरेज रेशियो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सर प्रेफरेंस डिविडेंड कहां से पे करते हैं? सर प्रेफरेंस डिविडेंड पे करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन पीडी। लॉजिक लगा लो। प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, मान लो किसी कंपनी के बनने जा रहे हो आप, तो आप कौन से वाले प्रॉफिट को कंसीडर करोगे? जिस प्रॉफिट में से आपको डिविडेंड मिलेगा। आपको किससे डिविडेंड मिलेगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से। तो आप क्या देखोगे कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिविडेंड के कंपैरिजन में कितना है? तो पैट अपॉन पीडी।
ऐसे ही इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए क्या है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो वो ईए देखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम जिसका भी कवरेज रेशियो निकाल रहे हैं उसको कहां से पैसा देना है, वो उस वाले पैसे में इंटरेस्टेड है, उस वाले प्रॉफिट में इंटरेस्टेड है। बाहर वालों के लिए ईबीआईटी इज द मेन प्रॉफिट, प्रेफरेंस वालों के लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज द मेन प्रॉफिट, और इक्विटी वालों के लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्यों भाई, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी उनका थोड़ी है, पहले प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड आएगा, उनके लिए अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर इज द बेस्ट पैरामीटर, तो वो इसलिए वो कंसिडर करते हैं। ठीक है, अगली बात क्या है, डेट सर्विस इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के कुछ नाम हैं, और ये नाम ना हमारे स्टडी मैट के दिए हुए हैं। डेट सर्विस रेशियो का सीए इंस्टीट्यूट अलग फॉर्मूला यूज करता है, वहां पर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट सर्विस रेशियो एक ही बात नहीं है, पर हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट के हिसाब से एक ही बात है। वो उसने पूछा भी, एक क्वेश्चन भी पूछा है, मैं अभी करवाऊंगा अभी, वो पूछता है कि बताओ ये सब इंफॉर्मेशन है, डेट सर्विस रेशियो निकालो, तो आप कौन सी रेशियो निकालोगे, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। घर में कोई भैया दीदी सीए कर रहे हो और आपको बोले अरे ये तो अलग अलग होता है, ये कैसे एक लिखवा दिया, आप कहोगे माइंड योर ओन बिजनेस। हमारा सीएस इंस्टीट्यूट यही बोलता है, ठीक है, आईसीएसआई यही बोलता है। तो डेट सर्विस रेशियो जो है वो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का दूसरा नाम है हमारे स्टडी मैट के हिसाब से। ऐसे ही फिक्स चार्जेस कवर, इंटरेस्ट कवर, ये तीन नाम याद रखेंगे, इनके ऊपर भी एमसीक्यू बनने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। 4 रेशियोज में से 3 रेशियोज मैंने बताई, लॉजिक एक का बताया, वही लॉजिक जो है एज इट इज यूज होता है प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज के लिए भी, इक्विटी डिविडेंड कवरेज के लिए भी। फॉर्मूला याद रखने के लिए इनकम स्टेटमेंट याद रखेंगे, इंटरेस्ट कहां पे आता है, ईबीआईटी के नीचे, तो फॉर्मूला ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। प्रेफरेंस डिविडेंड कहां पे आता है, पैट के नीचे, तो पैट अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड। इक्विटी डिविडेंड कहां पे आता है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी के नीचे, तो ईए अपॉन इक्विटी डिविडेंड। फिर हमने बोला अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर बहुत ज्यादा है, दैट मींस वी आर यूजिंग लो डेट, हमारा डेट कम है, हम कंजर्वेटिव हैं। अगर हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत लो है तो हम बोलेंगे हमने बहुत ज्यादा डेट यूज कर रखा है, हाई डेट है, तो हम इसका बोलेंगे एग्रेसिव है। और अगर हम ये पूछें कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कितना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो प्रेफर करते हैं, 7:1। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के 3 नाम कौन कौन से हैं, डेट सर्विस रेशियो, फिक्स चार्जेस कवर और इंटरेस्ट कवर। तो आइए पहले इन 3 रेशियोज पर कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। देखो इन रिवीजन क्लासेस में ना हम कोई फालतू क्वेश्चन नहीं करेंगे, एग्जाम क्वेश्चन ही करेंगे, ताकि आप इन रिवीजन क्लासेस का बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन उठा सके। अब आप देखिए पहला ही क्वेश्चन कितना सिंपल सा पूछा हुआ है, 2021 में आया कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला बता दो। बस क्या फॉर्मूला होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हमने प्रॉपर लॉजिक के साथ अभी बात भी करी, इसका मतलब सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा एक बात आपको और बताऊं, हमने कवरेज रेशियो में 4 रेशियो लिखी है, जिसमें से अभी डिस्कस 3 करी है, और इन सब में सबसे फेवरेट रेशियो एग्जामिनर की कौन सी है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के और भी नाम कौन कौन से थे, डेट सर्विस रेशियो, फिक्स चार्जेस कवर, इंटरेस्ट कवर। सीए इंस्टीट्यूट कुछ और बोलता है, हमें हमारे सीएस इंस्टीट्यूट का देखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13, डेट सर्विस रेशियो इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स। बेसिकली ये ईबीआईटी की बात कर रहा है, कह रहा बताइए डेट सर्विस रेशियो कैसे आता है, ईबीआईटी को किससे डिवाइड करना होता है, सर ईबीआईटी को इंटरेस्ट से डिवाइड करना होता है। इसका मतलब सही ऑप्शन कौन सा हुआ, डी। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 6, ये भी 2021 का क्वेश्चन है, कहता है अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 6 है तो उसका क्या मतलब है, सर उसका मतलब ये है कि ईबीआईटी इंटरेस्ट का 6 गुना है, नहीं जितना भी इंटरेस्ट हमारा है उसका हम 6 गुना ईबीआईटी कमाते हैं। तो क्या लिखे यहां पर हमारा ईबीआईटी इज 6 टाइम्स ऑफ इंटरेस्ट। एग्जामिनेशन क्वेश्चन, ठीक वैसा क्वेश्चन जून 2022 में रिपीट हुआ, कह रहा बताओ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 7 का क्या मतलब है, वही सेम ही तो होगा, ईबीआईटी इज 7 टाइम्स ऑफ इंटरेस्ट, ईबीआईटी इज 7 टाइम्स ऑफ इंटरेस्ट। इसका भी सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग ईबीआईटी बाय, अरे क्या फालतू, फिर से वही बात, इंटरेस्ट। While calculating dividend cover for preference shares, देखो क्या बोलता है, while calculating dividend cover for preference shares, the numerator should be taken as। अब प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो की बात कर रहा है, फॉर्मूला भूल जाओ तो ये याद रखो, इनकम स्टेटमेंट में प्रेफरेंस डिविडेंड कहां पर आता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स के नीचे। तो इसके लिए कवर क्या होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड किस प्रॉफिट को अपना प्रॉफिट मानते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को। तो यहां पर सही जो हमारा होगा वो होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट मींस सी इज द आंसर। कोई दिक्कत, ये सिंपलेस्ट क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, सारे एग्जामिनेशन क्वेश्चन कराए हैं। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 18 को ना आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, एग्जाम में वापस से रिपीट होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है।
इस क्वेश्चन में इसने हमसे क्या मांगा है? डेट सर्विस रेशियो। डेट सर्विस रेशियो किसका दूसरा नाम है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का। हमें सबसे पहले दे रखा है इंटरेस्ट चार्जेस, उसके बाद कहता है नेट प्रॉफिट जो ये 15 लाख रुपए का है ये आफ्टर चार्जिंग है। क्या क्या चार्ज कर रखा है? ये चार चीजें चार्ज कर रखी है। चार्ज करने का मतलब ये 15 लाख रुपए का प्रॉफिट निकला है, ये चार खर्चे डेबिट करने के बाद, मतलब ये चार खर्चे डेबिट हो रखे हैं। भाई सैलरी और रेंट की जहां तक बात करें ये तो वैसे भी डेबिट होने चाहिए। हमें कौन से प्रॉफिट चाहिए? ऐसे प्रॉफिट जो इंटरेस्ट और टैक्स से पहले हो, मतलब अर्निंग बिफोर चाहिए, ना कि आफ्टर। ये आफ्टर है तो बिफोर करने के लिए क्या करूं भाई? आफ्टर करने के लिए माइनस किया होगा, तो बिफोर करने के लिए ये तब जोड़ देता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस क्वेश्चन में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने के लिए जो ये नेट प्रॉफिट दे रखा है 15 लाख का, इसमें हम जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? इसमें हम टैक्स जोड़ देंगे, इसमें हम इंटरेस्ट जोड़ देंगे। टैक्स जोड़ते ही अर्निंग बिफोर टैक्स बन जाएगा और इंटरेस्ट जोड़ते ही अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स बन जाएगा। तो 15 लाख में टैक्स है 2 लाख, जोड़ दिया, 2 लाख जोड़ दिया, और इंटरेस्ट कितना है? 3 लाख। तो हमारा ईबीआईडी हो जाएगा 20 लाख। ठीक है जी। अब हमारी डेट सर्विस रेशियो या फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ICSI के हिसाब से एक ही बात है। इसका फॉर्मूला हमने देखा EBIT अपॉन इंटरेस्ट। अब मैं जो करूंगा ना, आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, वो सवाल अभी आने देना, मैं बताऊंगा क्या सवाल है। EBIT हमारा है 20 लाख, इंटरेस्ट हमारा है 6.5 लाख। इसी पे आपका एक दिमाग में सवाल आना चाहिए, और मुझे पहले बताओ आंसर क्या है। सर 20 लाख डिवाइडेड बाय 6.5 लाख, ये आता है 3.08, 3.076 है। 7 के बाद 5 या 5 से ज्यादा हो तो हम अपर साइड पे राउंड ऑफ कर देंगे। 2 प्लेसेस पे राउंड ऑफ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे आंसर्स जो है अप टू 2 प्लेसेस दे रखे हैं, देख रहे हो आप, अप टू 2 प्लेसेस दे रखे हैं, तो इसलिए हमने राउंड ऑफ भी अप टू 2 प्लेस किया है। 3.08, इसका मतलब ए इज द आंसर, और यहाँ पर हम सही आंसर जो है वो ए टिक करके आएंगे। ठीक है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, क्या सवाल आना चाहिए? नहीं आया तो अब आएगा, मैं बोलूंगा तो आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि सर आपने यहां पर इंटरेस्ट 6.5 लाख क्यों लिया है? 6.5 लाख का इंटरेस्ट क्यों लिया है? आपने ये वाला इंटरेस्ट लिया है, 3 लाख का ब्याज क्यों नहीं लिया? अब ध्यान से देखिएगा प्लीज। डेट सर्विस रेशियो फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा बोला है, इंटरेस्ट चार्जेस पहले दे दिए, और उसके बाद कहता है कि जो ये 15 लाख का प्रॉफिट है इसमें इंटरेस्ट लेकिन 3 लाख ही डेबिट हो रखा है। अब जरा देखिए यहां पर 3 लाख रुपए जो है ये हमारा एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट हो सकता है। भाई मैं बैंक के पास जा रहा हूं, बैंक के पास जाता हूं, बैंक से लोन मांगने के लिए जाता हूं, और बैंक मुझे जब लोन दे देगा तो बैंक बोलेगा भाई देखो मेरे लोन देते ही तुम्हारा जो ब्याज है ना वो 3 लाख नहीं रहने वाला, वो 6.5 लाख। अभी तक तुम्हारा ब्याज 3 लाख होगा, लेकिन ये लोन देते ही, बैंक जैसे ही हमें लोन दे देगा तो ये इंटरेस्ट बढ़ के 6.5 लाख हो जाएगा। तो बैंक मुझे बताइए कौन से वाले इंटरेस्ट के बेसिस पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालेगा, पुराने इंटरेस्ट कि नए इंटरेस्ट? बैंक के लिए कौन सी वाली कवरेज रेशियो ज्यादा मैटर करेगी? कौन से इंटरेस्ट के बेसिस पे ज्यादा रेशियो मैटर करेगी? नए वाले इंटरेस्ट के हिसाब से। भाई अब जो नया इंटरेस्ट है वो देखो ना, पुराना जो पे किया, लेकिन लोन देने के बाद आपका जो इंटरेस्ट हो जाएगा मुझे वो कंसिडर करना है। तो यहां पर हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि लोन देने के बाद ये वाला इंटरेस्ट हो जाएगा। अरे क्वेश्चन ने अलग से बोला है कि ये रहा इंटरेस्ट, मतलब ये हुआ कि एक इंफॉर्मेशन तो हमें दे रखी है और EBIT निकालने के लिए ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो इंटरेस्ट ये वाली यूज करी और EBIT इसकी मदद से निकाला, और उसके बाद हमने निकाल लिया अपना डेट सर्विस रेशियो। क्वेश्चन नंबर 19 को भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये भी एग्जाम में एज इट इज आ सकता है। ठीक है जी। द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ अ कंपनी, मतलब आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 2,10,000 रुपए का। फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस 50,000 रुपए के हैं, मतलब इंटरेस्ट दे रखा है। टैक्स रेट दिया हुआ, ध्यान रखना, टैक्स का अमाउंट दिया हुआ होता ना, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में टैक्स का अमाउंट दिया हुआ था, तो अगर टैक्स का अमाउंट दिया हुआ होता तो मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जोड़ के प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल देता, और इंटरेस्ट जोड़ के प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकाल लेता, क्योंकि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के लिए क्या चाहिए होता है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी बोलते हैं, और इसने हमसे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मांगा है। अब ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और टैक्स रेट की मदद से हम एक शॉर्टकट यूज करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है ना वो कंप्यूट कर सकते हैं। अब ना
अब मैं ऑफ कोर्स ये वाली डिटेल तो यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा, अब रिवीजन लेक्चर है, पर अगर किसी को समझनी है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, रेशियोज चैप्टर पूरा का पूरा हमने यूट्यूब पे डाल रखा है। क्लास नंबर 4 में जाना, मैं प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, क्लास नंबर 4 की शुरुआत देख लेना, वहां पर मैंने समझाया हुआ है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और टैक्स रेट की मदद से हम कैसे शॉर्टकट डिवाइस करके सीधा प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे पहुंच जाते हैं। तो मैं यहां पर वो शॉर्टकट यूज कर रहा हूं। किसी को भी समझने में दिक्कत आए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दूंगा, रेशियोज चैप्टर का पूरा डला हुआ है। क्लास नंबर 4 में जाना और बिगनिंग की थोड़ी सी क्लास देख लेना, वहां पर ये मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो पैट अपॉन 1 माइनस टी, पैट हमें कितना दे रखा है, यहां पर पैट दे रखा है 2,10,000, और 1 माइनस टैक्स रेट हमें दे रखा है 30%, जिसको हम 0.3 लिख देते हैं। 2,10,000 को डिवाइड कर देंगे 0.7 से, 3 लाख रुपए का पीबीटी आ गया। अब ध्यान रखें, अगर यहां पे टैक्स अमाउंट में दे रखा होता तो 90,000 दे रखा होता, फिर मैं 2 10 में 90,000 जोड़ देता, पीबीटी आ जाता। और पीबीटी से पीबीआईटी पहुंचने के लिए क्या करें, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पर पहुंचने के लिए क्या करें, आप पीबीटी में इंटरेस्ट जोड़ दीजिए। पीबीटी में इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 लाख प्लस 50,000, ये हो गया 3.5 लाख। और हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट, ईबीआईटी हमारा है 3.5 लाख, और इंटरेस्ट है 50,000। 7 टाइम्स इज द आंसर। ठीक है, 7 टाइम्स जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो गया। चलिए आइए अब अपनी आखिरी रेशियो भी डिस्कस कर लेते हैं, डिविडेंड कवरेज रेशियो क्या होता है। देखो डिविडेंड कवरेज रेशियो को ना अब आपको डिराइव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज वही लॉजिकल एक्सटेंशन यहां पर भी यूज हो जाएगा जो हमने पिछली रेशियोज में यूज किया। जब हमने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करी तो हमने देखा कि इंटरेस्ट के लिए क्या कवर है, इंटरेस्ट हम कौन से प्रॉफिट में से देंगे, ईबीआईटी में से। प्रेफरेंस डिविडेंड कहां से देंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से। इक्विटी डिविडेंड कहां से देंगे, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी से। और यहां पर ना अब बात हो रही है डिविडेंड कवरेज रेशियो की, और यहां ना ये नहीं बोला कि कौन सा डिविडेंड। जब डिविडेंड नहीं बोलेगा कौन सा डिविडेंड, तो मानेंगे दोनों डिविडेंड की बात कर रहे हैं, प्रेफरेंस भी और इक्विटी। अब आप मुझे बताइए, चाहे प्रेफरेंस का हो या इक्विटी का हो, इन दोनों को आप कौन से वाले प्रॉफिट्स में से डिविडेंड दोगे। सर इनको हम पैट में से देंगे। भाई चाहे इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो, इन दोनों के लिए कंबाइन अगर मैं देखूं तो कौन से प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं, इन दोनों के लिए कंबाइन अवेलेबल है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसका मतलब ये, क्योंकि इनके लिए अर्निंग आफ्टर टैक्स जो है अवेलेबल प्रॉफिट है, इसलिए यहां पर न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स, और डिवाइडेड बाय डिविडेंड। यहां डिविडेंड डिनोट्स बोथ ऑफ द डिविडेंड्स, प्रेफरेंस एज वेल एज इक्विटी डिविडेंड। यहां दोनों डिविडेंड की बात हो रही है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा पैट को डिवाइड कर देंगे डिविडेंड से। अब मैं यहां पे कुछ लॉजिकल बातें आपको यहां पर एक्सप्लेन करूंगा तो ज्यादा अच्छे से बात समझ में आएगी। मान लीजिए एक कंपनी ने 100 करोड़ रुपए की प्रॉफिट कमाए, उसमें से 10 करोड़ रुपए का प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड दे दिया, 90 करोड़ रुपए का इक्विटी वालों के लिए प्रॉफिट बच गया, और इनको भी हमने 10 करोड़ रुपए और दे दिए, मतलब इक्विटी वालों को डिविडेंड दे दिए। तो रिटेन्ड अर्निंग कितना हो जाएगा, 80 करोड़। अब आप मुझे बता पाएंगे व्हाट इज डिविडेंड कवर, व्हाट इज डिविडेंड कवर। मैं प्रेफरेंस डिविडेंड कवर की बात नहीं कर रहा हूं, इक्विटी डिविडेंड कवर की बात नहीं, मैं डिविडेंड कवर की बात कर रहा हूं। इन डिविडेंड कवर की बात करने का मतलब दोनों प्रेफरेंस एज वेल एज इक्विटी, इन दोनों के लिए कौन से प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं। इनके लिए 100 करोड़ का मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अवेलेबल है, और इन दोनों का डिविडेंड कंबाइन कितना है, सर 10 + 10, दोनों का कंबाइंड डिविडेंड है 20। इसका मतलब 100 डिवाइड बाय 20 हो जाएगा, कितना हो रहा है ये, 5 टाइम्स। क्या यहां तक कोई डाउट है, नहीं सर। अच्छा अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक और कंपनी है, 100 करोड़ रुपए का उसका भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, उसका डिविडेंड जो है प्रेफरेंस वालों का 20 करोड़ है, 80 करोड़ हो गया। उन्होंने 30 करोड़ रुपीस जो है इक्विटी वालों को दे दिए, कितना बचा,
50 करोड़ रुपए नहीं। अच्छा अब मुझे बताइए व्हाट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 100, और कंबाइंड डिविडेंड कितना है सर? कंबाइंड डिविडेंड है 20 + 30 50 करोड़, तो 100/50 कितना हो गया? 2 टाइम्स। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। डिविडेंड कवर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा लॉजिकल कॉन्क्लूजन्स देखिए, बिल्कुल वैसे ही लॉजिकल कॉन्क्लूजन्स ड्रॉ होंगे जैसे कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का था। आप मुझे बताइए अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हाई थी, मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत ज्यादा थी, हमारे एग्जांपल में देखो ना यहाँ पे ज्यादा थी, तो ज्यादा थी तो इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था इंटरेस्ट बहुत कम था। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादा होने का मतलब इंटरेस्ट बहुत कम था, और इंटरेस्ट कम होने का मतलब यह है कि हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादा है और मतलब डेट कम है। ऐसे ही यहां पर अगर मैं कहूं कि हमारा डिविडेंड कवर बहुत ज्यादा है, डिविडेंड कवर ज्यादा होने का मतलब इस बार डिविडेंड कम है। डिविडेंड कवर ज्यादा है मतलब डिविडेंड कम है। यहां पे डिविडेंड कितना है? यहां पे डिविडेंड देखोगे तो 20 है, यहां डिविडेंड कितना है? 50। ज्यादा डिविडेंड कवरेज रेशियो निकलने का मतलब डिविडेंड कम बांट रहे हैं, और डिविडेंड कम बांटने का मतलब रिटेन ज्यादा कर रहे हैं। यहां रिटेन कितना किया है? 80, यहां रिटेन कितना किया है? 50। इसका मतलब यह हुआ कि डिविडेंड कवरेज रेशियो हमें यह भी बताते हैं कि हमारा रिटेंशन पॉलिसी क्या है, रिटेंशन को लेकर हमारा क्या स्टैंड है, क्योंकि फ्यूचर में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए रिटेन कैसे कर रहे हैं। डिविडेंड कवरेज रेशियो अगर ज्यादा निकल के आया है तो हमारा डिविडेंड का अमाउंट मतलब कम है, और अगर डिविडेंड कवरेज रेशियो कम निकल के आया इसका मतलब हम डिविडेंड ज्यादा दे रहे हैं। तो डिविडेंड कवरेज रेशियो का कम होने का मतलब वी हैव रिटेन्ड मोर, हमने रिटेन ज्यादा किया है, और रिटेन ज्यादा हुआ है इसका मतलब एक्सपेंशन के लिए हमने पैसा रोका है। तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें, एक में 5 टाइम्स है, एक में 2 टाइम्स है, तो आपने देखा अगर हम डिविडेंड कवरेज रेशियो ज्यादा निकालते हैं इसका मतलब हम अर्निंग के मुकाबले में डिविडेंड कम बांट रहे हैं। जैसे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादा होने का मतलब इंटरेस्ट कम था, इंटरेस्ट कम होने का मतलब डेट कम था। ऐसे ही इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जब हमारा कम आया, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जब हमारा 2 टाइम्स आया, इसका मतलब हमारा ब्याज बहुत ज्यादा था, ब्याज बहुत ज्यादा होने का मतलब डेट बहुत ज्यादा था। यही लॉजिकल एक्सटेंशन यहां पर निकाले, अगर हमारा डिविडेंड कवरेज रेशियो बहुत हाई है इसका मतलब डिविडेंड बहुत कम है। भाई हाई कब आएगा? जब न्यूमरेटर ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर कम होगा, और डिनोमिनेटर में ही तो डिविडेंड है। तो ये ज्यादा होने का मतलब हम डिविडेंड कम दे रहे हैं, और डिविडेंड कम दे रहे हैं इसका मतलब रिटेन ज्यादा कर रहे हैं। यहां पर आप देख रहे हो ज्यादा ज्यादा आया मतलब रिटेन ज्यादा किया, ये कम आया मतलब रिटेन कम किया, और यही बात हमने यहां पर भी लिखी है। आप देखोगे हमने यहां पर ये भी लिखा है क्योंकि इस पर एमसीक्यू बन सकता है। दिस रेशियो हाइलाइट्स अमाउंट रिटेन्ड बाय कंपनी फॉर फाइनेंसिंग इट्स फ्यूचर ऑपरेशंस। तो यहां पर हमारी कवरेज रेशियोज का डिस्कशन ओवर होता है। मुझे लगता है कि कवरेज रेशियोज को लेकर अब आपको एक ठीक ठाक समझ आपकी डेवलप हो गई होगी। और इसको लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज की कैटेगरी में क्यों रखा? क्योंकि आपने देखा कि यहां पर हमने जितनी भी रेशियोज की बात करी उन सब में लॉन्ग टर्म प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस थे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में हम जिसको इंटरेस्ट पे कर रहे थे उसने हमें लंबे समय के लिए लोन दे रखा है। प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो में हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बात कर रहे थे, वो भी एक लॉन्ग टर्म प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस है। इक्विटी डिविडेंड में इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे, वो बेचारे तो ऐसे लोग हैं जो कभी पैसे वापस मांगते ही नहीं, उनको तो वाइंडिंग अप के टाइम पर देना होता है। और डिविडेंड कवर में इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों मिला के थे, तो वो भी लॉन्ग टर्म प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस हुए। तो हमने देखा क्योंकि ये सारे वो लोग थे जिन्होंने हमें लंबे समय के लिए पैसा दिया है, तो ये हमारी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी जानने में इच्छा रखते हैं। ये देखना चाहेंगे क्या हम ओवर द लॉन्ग टर्म क्या इतना पैसा कमा लेंगे कि इनकी इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑब्लिगेशन को टाइमली पे कर पाए। तो ये सब बातें ही वो हमारी चेक कर रहे थे, मतलब लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पर इनका मेन फोकस था क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस थे। अब इसी पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज में दूसरा कैटेगरी आता है कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज का। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज में हमें टोटल 5 रेशियोज पढ़नी है। जो हमारी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में दूसरी कैटेगरी है उसमें टोटल 5 रेशियोज हैं कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज में। देखो अभी ना हमने 2 क्लासिफिकेशन खत्म की, एक शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी और दूसरा कवरेज रेशियोज। और क्योंकि हमने ना और भी कई सारी बातें डिस्कस करी, जैसे बैलेंस शीट की टर्म्स डिस्कस करी, शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर होल्डर फंड, कैपिटल एम्प्लॉयड एंड ऑल, ऐसे ही फिर हमने इनकम स्टेटमेंट देखा, इसलिए हमें 2 ही अभी फिलहाल कैटेगरी खत्म की। अब क्योंकि हमें सारी क्लासिफिकेशंस को ही डिस्कस करना है, तो अब हमारी जो आगे की रेशियोज है वो थोड़ी जल्दी खत्म हो जाएंगी। आइए जरा बात करना शुरू करते हैं अपनी अगली कैटेगरी कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज, और इसमें जो पहली रेशियो है वो है डेट इक्विटी रेशियो। देखो जब भी हम कभी डेट वर्ड बोलते हैं चाहे फाइनेंस में या अकाउंटिंग में, हमारा मतलब डेट से, टोटल डेट से होता है। मतलब जब डेट बोलते हैं तो उसमें हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों डेट मान के चलते हैं। लेकिन डेट इक्विटी रेशियो ना एक एक्सेप्शन है। यहां पर जब हम डेट वर्ड बोलते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट से होता है।
और जब हम इक्विटी वर्ड बोलते हैं तो कुछ लोग समझ सकते हैं कि ये इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स की बात हो रही है, लेकिन ऐसा यहां नहीं है। यहां पर इक्विटी का मतलब जो है वो शेयर होल्डर फंड से है। भूल जाओ तो कैपिटल एम्प्लॉयड के जो दो कंपोनेंट्स थे, कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला क्या था, शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स, मतलब जिन लोगों ने हमें लंबे समय के लिए पैसा दिया है वही दो लोग डेट इक्विटी रेशियो में शामिल हैं, लॉन्ग टर्म डेट और शेयर होल्डर फंड्स। और इन दोनों का आपस में क्या रिलेटिव स्टेक है, ये रेशियो हमें यही बताती है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमने 400 करोड़ रुपए बाहर वालों से उधार उठा रखा है और मालिक लोगों का 100 करोड़ रुपए लगवाया है। इसका मतलब जो ये डेट इक्विटी रेशियो है ये 4:1 का हुआ। 4:1 का मतलब ये है कि हमारे बिजनेस में अगर 5 रुपए लगे हैं, 4 रुपए हमने बाहर वालों से उठाए हैं और 1 रुपी हमारा खुद का लगा हुआ है। तो बाहर वालों और घर वालों के बीच में क्या रिलेटिव प्रोपोर्शन है, ये रेशियो हमें ये बताती है, राइट। अच्छा, आइडियली जो एकेडमिकली रेशियो चलती है वो 2:1 चलती है। मतलब अगर हमारे घर में 1 रुपया घर वालों का लगा है तो 2 रुपये बाहर वालों के लगे हैं, इतना एक्सेप्टेबल है। 2 रुपये से ज्यादा अगर लगता है बाहर वालों का तो वो रिस्की कहलाता है एकेडमिकली। बट प्रैक्टिकली हमने देखा है 2:1 से भी बहुत ज्यादा भी रेशियोज होती है कई कंपनीज की, खासकर ऐसी कंपनियां जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस में है। फॉर एग्जांपल हाईवे बनाना है, अरे भाई हाईवे बनाने के लिए पता नहीं कितना रुपया चाहिए। कोई बहुत बड़ा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाना है तो वहां पर भी बहुत अच्छा खासा रुपया चाहिए। और बैंक्स वगैरह को ये बात पता होती है कि इनको पहले बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन जब एक बार बन जाएगा तो रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा, तो तब ये पैसा वापस कर देंगे। तो क्योंकि उनके वो प्रोजेक्ट ऐसे लगाते हैं जहां पर पैसा ज्यादा चाहिए होता है, तो कुछ इंडस्ट्रीज में हाई डेट इक्विटी रेशियो भी देखा जाता है। पर एकेडमिकली जो हमें आइडियल मानना है वो कितना मानना है, 2:1। अच्छा, अब अगर हम ये बोलते हैं कि हमारा डेट इक्विटी रेशियो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा होने का मतलब ये हुआ कि हमारी बुक्स में डेट बहुत ज्यादा है। अच्छा, डेट अगर ज्यादा होगा तो ब्याज भी बहुत ज्यादा होगा, और इंटरेस्ट जो होता है वो एक फिक्स्ड खर्चा होता है। और जैसे ही वर्ड लग जाए ना फिक्स्ड, तो समझ लो सर पे एक तलवार लटक गई कि अब इनकम हो ना हो, फिक्स है ना तो देना तो पड़ेगा। और फिक्स्ड ही वो वर्ड है जिसकी वजह से आ जाता है रिस्क। क्योंकि अगर हमारी बुक्स में डेट ज्यादा होगा तो इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ज्यादा पे करेंगे तो हमारे सर पे एक रिस्क आ जाएगा, एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन आ जाएगी कि आपका रेवेन्यू जितना मर्जी हो आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना ही करना है। और इसलिए हम बोल देते हैं हाई डेट इक्विटी रेशियो हमें हाई फाइनेंशियल रिस्क देता है। हाई डेट इक्विटी रेशियो अगर हमारा है तो इसका मतलब हमारा फाइनेंशियल रिस्क हाई है। अब ये फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है ना, हमने एफएम में लेवरेजेस चैप्टर 1 पढ़ते हैं, और लेवरेजेस में हम पहले 2 तरीके के रिस्क देखते हैं, बाद में वो रिस्क बढ़ा देते हैं, तीसरा भी आ जाता है, पर पहले बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क देखते हैं। तो फाइनेंशियल रिस्क को वहां डिटेल में पढ़ते हैं और उसको वहां मेजर करने के लिए प्रॉपर सारे टूल्स है जो वहां हम डिस्कस करते हैं। फिलहाल यहां के लिए आप सिर्फ इतना ही दिमाग में रखिए, हाई फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बिजनेस को फाइनेंस करवाया बाहर वालों के पैसे से, और बाहर वालों के पैसे से फाइनेंस करवाया तो बाहर वालों को कुछ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, फाइनेंशियल कॉस्ट, उसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। और क्योंकि वो इंटरेस्ट फिक्स होता है और फिक्स्ड होने की वजह से एक रिस्क आ जाता है, इसलिए हम बोलते हैं हाई डेट इक्विटी रेशियो इंप्लाइज हाई फाइनेंशियल रिस्क। और ठीक है सही, अगर हमारी डेट इक्विटी रेशियो लो है, ज्यादा डेट हमारे पास नहीं है, इसका मतलब हमारा फाइनेंशियल रिस्क जो है वो कम है। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी तक हमने फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला दिमाग में रखेंगे। फॉर्मूला क्या है, डेट मतलब यहां पर लॉन्ग टर्म डेट से है, और इक्विटी का मतलब यहां पर शेयर होल्डर फंड से है, तो लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर फंड्स, राइट। आइडियल रेशियो 2:1, हाई डेट इक्विटी रेशियो मींस हाई फाइनेंशियल रिस्क, लो डेट इक्विटी रेशियो मींस लो फाइनेंशियल रिस्क। उसके बाद हम कहते हैं कि दिस रेशियो इज यूज्ड टू डिटरमाइन रिलेटिव स्टेक्स ऑफ आउटसाइडर्स एंड शेयर होल्डर्स। हमने कहा भाई ठीक है, हाँ ये 4:1 यही तो बता रहा है कि टोटल 5 रुपए में से 4 रुपए बाहर वालों के और 1 रुपया घर वालों का। इस कैटेगरी में जो हमारी अगली रेशियो है कैपिटल गियरिंग रेशियो, वो बेसिकली डेट इक्विटी रेशियो का ही एक्सटेंशन है, उसी से इंस्पायर्ड है। आइए जरा देखें कैसे। देखो, हमने अभी देखा कि डेट इक्विटी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है, डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड्स, राइट। तो अगर भूल जाओ, कैपिटल एम्प्लॉयड के 2 कंपोनेंट्स याद रखना, बाहर वाले लॉन्ग टर्म डेट, घर वाले शेयर होल्डर फंड्स, और इन दोनों कंपोनेंट को ही हम डेट इक्विटी रेशियो में यूज करते हैं। डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड्स। यहां पर अगर प्रेफरेंस वाले मान लीजिए इक्विटी वालों को धोखा देकर ऊपर निकल जाएं बाहर वालों के साथ, तो ये रेशियो ना नाम बदल लेती है। मतलब अगर हम डेट इक्विटी रेशियो को ही लें और एक धोखा करवा दें, किसके थ्रू, प्रेफरेंस वाले अगर इक्विटी वालों को धोखा दे दें, मतलब यहां से निकल के ऊपर लॉन्ग टर्म लोन्स वालों के साथ मिल जाएं,
तो इस रेशो को फिर हम कैपिटल गियरिंग रेशो बोल देते हैं। गाड़ी बिल्कुल बढ़िया से चल रही थी, लेकिन एकदम से गियर चेंज हो गया। गियर चेंज कैसे हो गया? प्रेफरेंस वाले कहते भाई हम उतर रहे हैं, हमें उतारो, हम जा रहे हैं ऊपर लॉन्ग टर्म वालों के साथ। मतलब जैसे विभीषण ने रावण को धोखा देकर श्री राम जी के साथ मिल गया था, वैसे कुछ समझ लो यहां पर हो रहा है कि प्रेफरेंस वाले लॉन्ग टर्म प्रोवाइडर्स के साथ जाके मिल जाते हैं। किसको धोखा देके? इक्विटी वालों को धोखा देके। और फिर हमारी ये रेशो बन जाती है कैपिटल गियरिंग रेशो। लेकिन सही बताऊं तो ये ज्यादा बेहतर रेशो है डेट इक्विटी रेशो से। कारण भाई प्रेफरेंस वाले सही मायने में बताओ कोई मालिक वालिक थे नहीं, उनको तो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देना ही देना है। हमारे प्रॉफिट चाहे जितने मर्जी हो भाई, अगर नुकसान होंगे तो वो शायद फिर वेट कर लेंगे, लेकिन अगर वो भी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस हो गए तो उनका डिविडेंड भी क्यूमुलेट होता जाएगा, वो भी कुछ छोड़ते नहीं है, उनको देना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है जैसे हमारे आउटसाइडर्स के ऊपर एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन इंटरेस्ट का होता है, ऐसे ही जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उनके ऊपर उनके साथ भी एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन डिविडेंड का होता है। तो हमने फिर क्या किया, ऊपर बेसिकली देखोगे दोनों के दोनों फिक्स्ड ऑब्लिगेशन वाले हैं। लॉन्ग टर्म लोन्स पे फिक्स इंटरेस्ट और प्रेफरेंस वालों पे फिक्स डिविडेंड, दोनों फिक्स ऑब्लिगेशन वाले हैं। और नीचे कौन रह गया भाई? जैसे ही आपने शेयर होल्डर फंड्स में से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को माइनस किया, क्या बोलते हैं इसको? इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स। मतलब नीचे इक्विटी वालों का पैसा है और जिनके ऊपर कोई फिक्स कमिटमेंट नहीं है। क्या आपको इक्विटी वालों को फिक्स डिविडेंड देना है? नहीं। अगर हमें एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए तो रोक लेंगे, नहीं देंगे उनको डिविडेंड, वो मांगेंगे थोड़ी हमसे। मतलब ये हुआ कि अगर आप इस फॉर्मूला को देखें तो क्या बन जाता है, जैसे ही हम ये बोलें कि भाई प्रेफरेंस वालों को यहां से निकाल के ऊपर जोड़ रहे हैं, तो ऊपर जो दोनों है ना वो फिक्स्ड इनकम बियरिंग फंड्स है। लॉन्ग टर्म वालों को भी एक फिक्स्ड इनकम मिलती है, उनको मिलती है इंटरेस्ट। प्रेफरेंस वालों को भी एक फिक्स्ड इनकम मिलती है, क्या? डिविडेंड। और नीचे जो है वो कौन रहेगा? इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स। इसका मतलब हम इसका एक नाम और भी बोल सकते हैं, फिक्स्ड इनकम बियरिंग फंड्स, और दूसरा डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स। और या फिर क्या बोलो, डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला दिमाग में रखो, नीचे से प्रेफरेंस को निकालो और ऊपर प्रेफरेंस को जोड़ दो। ये दो रेशियोज पर हम पहले कुछ एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को आप एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम में एज इट इज आ सकता है। हमें क्या क्या दे रखा है? हमें डिबेंचर्स दिए हुए हैं, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स दिए हुए हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व फंड, और हमको ना एक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दे रखा है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब नुकसान ही है ये। और हमसे क्या मांगा है? डेट इक्विटी रेशियो मांगा है। सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सर डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला में डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट, और इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड से। इक्विटी का मतलब किससे होता है? शेयर होल्डर फंड से। अब आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म डेट नाम पर क्या क्या है? सर डिबेंचर। क्या डिबेंचर लॉन्ग टर्म डेट होता है? हाँ जी होता है। क्या क्रेडिटर्स लॉन्ग टर्म डेट होता है? नहीं, वो नहीं होता। लॉन्ग टर्म लोन्स है, ये तो हमारा लॉन्ग टर्म डेट है ही। इसका मतलब डिबेंचर और लॉन्ग टर्म लोन्स ये हमारे लॉन्ग टर्म डेट में आ जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म डेट हमारा हो जाएगा 4 लाख प्लस 8 लाख 12 लाख। उसके बाद हमें चाहिए शेयर होल्डर फंड्स, और शेयर होल्डर फंड्स के लिए हमें क्या करना होता है? इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, सारे रिजर्व्स, फिर से बोलता हूं, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, सारे रिजर्व्स, और माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स के नाम पर यहां पर हमें प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दे रखा है। इसका मतलब हम यहां पर जब शेयर होल्डर फंड्स निकालेंगे तो हमें यहां शेयर कैपिटल चाहिए होगा। शेयर कैपिटल लिखा हुआ है तो हम मान सकते हैं इसमें इक्विटी प्रेफरेंस दोनों ही होंगी। रिजर्व फंड दे रखा है, ये हमारे क्या है? ये हमारे रिजर्व्स एंड सरप्लस है। और माइनस कर देंगे हम यहां पर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, क्योंकि ये नुकसान के नेचर का होता है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। शेयर कैपिटल हमारी यहां पर कितनी गिवन है, देख के बताओ भाई? 2 लाख प्लस 120 माइनस 20,000, ये हो जाएगा हमारा 3 लाख रुपए। ठीक है जी। तो हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स हैं 12 लाख, शेयर होल्डर फंड्स 3 लाख, 4:1 इज द आंसर, और 4:1 का मतलब हो गया बी आंसर हो गया हमारा। ठीक है, बी आंसर हो गया। स्टडी मैट का क्वेश्चन है, एज इट इज एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें
क्या क्या दिया हुआ है, डिवेंचर्स दिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स दिया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, पीएनएल अकाउंट दिया है, जनरल रिजर्व दिया है, और हमसे कैपिटल गियरिंग रेशो मांगी है। कैपिटल गियरिंग रेशो का फॉर्मूला अगर भूल जाए तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? सर कैपिटल गियरिंग रेशो का फॉर्मूला अगर हम भूलेंगे तो हम डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला याद रखेंगे, और डेट इक्विटी रेशो के फॉर्मूला से डिराइव कर लेंगे कैपिटल गियरिंग रेशो का फॉर्मूला। बताइए जी, डेट इक्विटी रेशो का पहले फॉर्मूला बताइए। सर डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर फंड्स, और हम इसमें से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल घटाकर ऊपर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को जोड़ देते हैं। कैसे ही करते हैं? हाँ जी। अब मुझे बताइए, जो डिनोमिनेटर है मतलब लॉन्ग टर्म डेट प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो डिनोमिनेटर है उसको मैं कह सकता हूं कि ये तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स ही है। भाई शेयर होल्डर फंड्स में से अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को निकाल देंगे तो जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे? उसको हम इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स बोलेंगे। अच्छा, अब एक एक करके बात करते हैं। तीन चीजें चाहिए। सबसे पहले लॉन्ग टर्म डेट। हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट के नाम पर क्या है? सर लॉन्ग टर्म डेट के नाम पर हमारे पास है एक तो डिवेंचर है और लॉन्ग टर्म लोन्स है, मतलब 5 लाख के डिवेंचर्स हैं और लॉन्ग टर्म लोन्स है 1 लाख के। टोटल हो गया हमारे पास 6 लाख का लॉन्ग टर्म डेट। अब हमें चाहिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमको कितनी दे रखी है? 2 लाख रुपए की दे रखी है। और तीसरी चीज हमको चाहिए इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स। अब आप मुझे सोच के बताइए, क्या इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स निकालने के लिए आपको पहले जरूरी है कि शेयर होल्डर फंड निकालें? मतलब क्या आप जरूरी है पहले शेयर होल्डर फंड निकालें और उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस करें? आप जरा सोचिए, इक्विटी शेयर होल्डर फंड क्या होता है? इक्विटी शेयर होल्डर फंड मतलब इक्विटी की कैपिटल और सारे रिजर्व्स। भाई शेयर होल्डर फंड करते वक्त, शेयर होल्डर फंड कंप्यूट करते वक्त जो जो आप चीजें यूज करते हो बस प्रेफरेंस वालों को इग्नोर कर दो, क्योंकि सारे रिजर्व अल्टीमेटली किसको बिलोंग करते हैं? इक्विटी वालों को। मैं अगर शेयर होल्डर फंड जैसे कंप्यूट करता हूं वैसे ही काम करता रहूं, बस प्रेफरेंस वालों को इग्नोर कर दूं, तो जो रिजल्टेंट फिगर आएगी उसको क्या बोलेंगे? उसको इक्विटी शेयर होल्डर फंड बोलेंगे। इसका मतलब मैं अगर शेयर होल्डर फंड निकालता, सपोज मैं अगर शेयर होल्डर फंड निकालता तो मैं किस किस को लेता? मैं शेयर होल्डर फंड निकालते वक्त प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेता, मैं इक्विटी कैपिटल लेता, मैं रिजर्व्स एंड सरप्लस लेता, यही चार चीजें लेता, और क्या निकल आते? शेयर होल्डर फंड। अगर मैं इसको नहीं लूं, प्रेफरेंस वालों को नहीं लूं, तो सीधा क्या निकल के आएगा? इक्विटी शेयर होल्डर फंड। मतलब मैं अगर यही तीन चीजें सिर्फ कंसीडर कर लूं तो हमारा सीधे के सीधे इक्विटी शेयर होल्डर फंड निकल आएगा, और यही करना है हमें। आती है बात समझ में? तो हम क्या करने वाले हैं, हम इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स निकालने के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल लेंगे प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेंगे प्लस जनरल रिजर्व लेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल जरा देख के बताओ कितनी है? सर 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, ये हो गया 10 लाख। तो कैपिटल गियरिंग रेशो का फॉर्मूला हो जाएगा लॉन्ग टर्म डेट 6 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख, तो 8 लाख अपॉन 10 लाख हो गया 0.80। आप पहले आंसर देख लो, आंसर्स कैसे दिए हुए हैं? आंसर ऐसे ही डेसिमल में दे रखे हैं, इसका मतलब ये हो गया 0.8। ए इज द आंसर। इस 0.8 का सिग्निफिकेंस क्या हुआ? देखो 0.8 का मतलब हो गया 0.80:1। जैसे डेट इक्विटी रेशियो था 4:1, 2:1, तो उसका क्या मतलब हुआ? 0.8:1। इसका मतलब ये है कि अगर 1 रुपया इक्विटी शेयर होल्डर्स का लगा है तो 0.8 मतलब 80 पैसे ऐसे लोगों के लगे हैं जिनको हमें या तो फिक्स इंटरेस्ट देना है या फिर फिक्स डिविडेंड देना है। मतलब 80 पैसे फिक्स्ड इनकम बियरिंग फंड्स के लगे हैं और 1 रुपी इक्विटी शेयर होल्डर्स का लगा हुआ है। अच्छा, दूसरी बात, डेट इक्विटी रेशियो और कैपिटल गियरिंग रेशियो ऐसी रेशियो है जिन पर ना अभी एज सच कोई हैवी क्वेश्चंस नहीं आए हुए, तो आपको बेसिक बेसिक बातें दिमाग में रखनी है, जैसे कि इनका फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा, इस पर क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है। फॉर्मूला मैंने आपको याद रखवाने के लिए ट्रिक बता दी है। उसके अलावा डेट इक्विटी रेशियो में जो हमने बेसिक बातें देखी कि आइडियल रेशियो 2:1 होता है, और हाई डेट इक्विटी रेशियो मींस हाई फाइनेंशियल रिस्क, लो डेट इक्विटी रेशियो मींस लो फाइनेंशियल रिस्क। तो ये कुछ बातें आपको जरूर जरूर दिमाग में रखनी है, इस पर डेफिनेटली एमसीक्यू बन सकता है। आगे की रेशियोज को अब हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और देखिए, मेरे रिवीजन करवाने से ज्यादा जरूरी है कि आप रिवीजन करें।
तो प्लीज अच्छे से अभी तक मैंने जितनी बातें आपके साथ डिस्कस करी है उसको रिवाइज कीजिएगा। मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, बाय।